हेलो दोस्तों, आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस को देखेंगे। तो इसमें जो पहला न्यूज है वो गोवा से रिलेटेड है। तो गोवा में हुआ क्या है कि गोवा में कांग्रेस पार्टी के 11 एमएलए जो हैं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है और गवर्नर ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। गवर्नर ने कहा है कि ये मर्जर का केस है। तो इस ये हालांकि पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन इस न्यूज़ से रिलेटेड एक एडीएल का कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है। तो एडीएल क्या है? एडीएल मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो लॉ आया था वो 1985 में आया था राजीव गांधी के टाइम में, और ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आया गया था। एडीएल लॉ है क्या? एडीएल को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए चुनाव जीतने के बाद से अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें दो एक्सेप्शन दिए गए थे कि उसे कब डिस्क्वालीफाई नहीं करा जाएगा, स्प्लिट के केस में और मर्जर के केस में। तो स्प्लिट और मर्जर में पहले अंतर देखते हैं कि स्प्लिट का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर जो हैं वो टूट जाते हैं और वो अगर कोई एमपी या एमएलए ज्वाइन करता है किसी पार्टी को तो उससे एक्सेप्शन में रखा जाएगा और उस पर एडीएल लॉ अप्लाई नहीं होगा। और इसमें दूसरा मर्जर का दिया गया था। तो मर्जर का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर जो हैं 2/3 मेंबर अगर वो अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें भी एडीएल जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। तो जो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 1985 में आया था। तो ये दो एक्सेप्शन के साथ आया था, मर्जर और स्प्लिट के। लेकिन 1991 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये जो स्प्लिट वाला जो एक्सेप्शन था उसे हटा दिया गया और मर्जर वाला एक्सेप्शन ऐसे ही था, ऐसे ही रखा गया। तो स्प्लिट वाले एक्सेप्शन में क्या था कि अगर 1/3 मेंबर अगर छोड़ते हैं पार्टी को और वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इन्हें स्प्लिट मान जाएगा और उन्हें एडीएल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है वो मर्जर का बन रहा है, और मर्जर में क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा नहीं तो इसलिए गवर्नर ने कहा है कि इसलिए हमने अलाउ करा है। तो हालांकि ये केस जो है वो कोर्ट में भी जाएगा, तो देखेंगे कि आगे क्या होता है इस पर। ये दूसरा आर्टिकल है वो है रिलेटेड है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये गवर्नमेंट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है तो पहले इस स्कीम को देखते हैं। तो ये स्कीम जो है वो 2016 में लॉन्च करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। इस स्कीम में 2,95,00,000 घर बनाने का टारगेट रखा गया था जिसे 2022 तक पूरा करना था। लेकिन कोरोना की वजह से इस टारगेट को और बढ़ा दिया गया और कहा गया कि 2024 तक इस टारगेट को पूरा करा जाएगा। इस स्कीम में हर एक स्टेट को अलग अलग टारगेट दिए गए थे कि आपको इतने घर बनाने हैं, आपको इतने घर बनाने हैं और ग्रामीण लोगों को देना है। और अब इस स्कीम में ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेट जो टारगेट दिया गया स्टेट को अगर वो चूकता है इन टारगेट से तो उन पे पेनल्टी लगाई जाएगी, उन पे फाइन लगाया जाएगा। हालांकि ये गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है और इसमें यह भी देखा गया है कि लगभग ये जो 4 स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम, ये अपने टारगेट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो ये था इस आर्टिकल के बारे में, इस स्कीम के बारे में। इसमें जो तीसरा आर्टिकल है वो रिलेटेड है नॉर्थ ईस्ट से। तो नॉर्थ ईस्ट में चलता क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं आपके वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम वगैरह, सिक्किम वगैरह ये सब आते हैं। तो इसमें इश्यू क्या है? इसमें इश्यू ये है कि जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शन के लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, तो काफ़ी डाइवर्सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो कम्युनिटी है, ये अलग एथनिसिटी के लोग हैं, वो डिमांड करते हैं अलग से अपना, कई बार अपना अलग से स्टेट की डिमांड करते हैं, कई बार अपना अलग से ऑटोनोमस रीजन की डिमांड करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे डिमांड करते हैं ये लोग, अगर इनकी डिमांड को फुलफ़िल करा जाए तो कहीं ना कहीं देश में एक यूनिटी यानी इंडिया की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है वो हर्ट हो सकती है। तो इसे हमें बचा के रखना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो भी वहाँ के ऐसे ग्रुप हैं उनसे बात करना पड़ेगा, उनकी समस्या सुनना पड़ेगा और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा। तभी जाके ये इस वाले सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और इसी सॉल्यूशन में एक स्टेप आगे चलते हुए ये एक ट्राईपर्टाइट एग्रीमेंट हुआ है। ट्राईपर्टाइट एग्रीमेंट मतलब 3 ग्रुप का एग्रीमेंट हुआ है जिसमें एक साइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरी आसाम गवर्नमेंट और तीसरी ये जो 8 कम्युनिटी हैं यहाँ पे उन्हें मिला के एक, इन तीनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सुना जाएगा। बस आपको इसके लिए ये अपना आर्म्स वगैरह या ये सब छोड़ना पड़ेगा, आर्मी पे अटैक करना छोड़ना पड़ेगा और आपको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा।
तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है नॉर्थ ईस्ट को लेके। ये पहले पेज में बस इतने ही आर्टिकल थे जो कि इम्पोर्टेंट। उसके बाद से आपका रीजनल पेज शुरू होता है। तो इसमें एक जो आर्टिकल है वो है रिलेटेड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन से। तो ये क्लोज जानना ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट राइट इसका कंटेक्स्ट क्या है? तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो चाहती है मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट से कि वो रिलैक्स करे। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमारे पास ज़मीन की कमी है और इसी वजह से हमारे कुछ डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो रुके हुए हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में कुछ छूट दे देती है तो हम इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या है और इसमें जो क्या छूट की बात करी गई है। तो इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में एक क्लोज है कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन का। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है या फिर किसी भी लैंड का अगर जो फॉरेस्ट लैंड है अगर उसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज होता है तो इसके लिए कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी जंगल की ज़मीन को या जिसे जंगल माना जाता है उस ज़मीन को आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं तो आपको इसके लिए अलग से काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, उसके 10 गुना पेड़ लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ जो भी इसकी वजह से इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करनी होगी, मॉनेटरी टर्म में करनी होगी। तो ये कंपेंसेटरी फॉरेस्ट एफोरेस्टेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। तो ये था इसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट देखते हैं कि ये छूट देती है कि नहीं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सोच रही है छूट देने के लिए। उसके बाद से ये आपका रीजनल आर्टिकल है, रीजनल पेज है। तो इसमें कोई आर्टिकल वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद से इसमें जो इस पेज नंबर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक आर्टिकल है जुडिशरी से रिलेटेड। तो इस आर्टिकल में क्या बात कही गई है? इस आर्टिकल में एक मद्रास का यूट्यूबर है तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगा है। तो उसने क्या करा है कि उसने ये कहा अपने वीडियो में कि जो भी जुडिशरी है, जो भी हाई लेवल जुडिशरी है वो करप्ट हो गई है। तो इस वजह से जो मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए यानी अपने आप से खुद एक्शन लेते हुए और इससे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है और उसमें उसे 6 महीने की सज़ा दी है। हालांकि जो उसकी ये बात है वो किसी भी चीज़ को एक जनरलाइज कर देना कि सभी लोग ऐसे हैं, सभी जुडिशरी करप्ट है, सभी ऐसे हैं, तो उसे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे जुडिशरी ने ये भी कहा है कि इस व्यक्ति ने अपने कहे के लिए क्षमा भी नहीं मांगा है, माफ़ी भी नहीं मांगा है, उसे पछतावा भी नहीं है। तो इस वजह से और ये क्योंकि ये एक गलत ट्रेंड देगा, ये लोगों में जो है वो जस्टिस सिस्टम में गलत न्यूज जाएगी। तो इस वजह से इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया है, उसे चार्ज करा गया है। उसके बाद से आर्टिकल ये है, सब आर्टिकल है ये आपकी एडिटोरियल वगैरह के पेज हैं। तो एडिटोरियल वगैरह के पेज को हम अलग से देखेंगे और इसे अलग से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद से जो अगला आर्टिकल आता है आपका वो इकोनॉमिक EWS कोटा से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू EWS यानी जो सोसाइटी के इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन है उन्हें 10% का कोटा दिया गया है। उन्हें 10% की सीट दी गई है जो भी गवर्नमेंट जॉब है या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट करा गया तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इस केस को देख रही है कि इसमें ये सही है, गलत है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान। तो इसके लीगल एंगल को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देख रही है और यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो इसमें देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या डिसाइड करती है। तो उसके बाद से हम देखेंगे। इसके बाद से जो अगला आर्टिकल है आपका वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो SCO की मीटिंग के लिए समरखंड गए हैं। समरखंड यहाँ पे कहाँ पे है? ये उज्बेकिस्तान में है। यहाँ पे SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 8 मेंबर्स हैं। 8 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इसके अलावा रसिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान ने इसे 2017 में ज्वाइन करा था।
इस मीटिंग में ये भी देखा जा रहा है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रेजी, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और ईरान जो है वो इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नोवा मेंबर बन सकता है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी ज़रूरी है, इसका कंटेक्स्ट देखते हैं कि कब मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो ये तब मीटिंग हो रही है जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। हाल ही में ताइवान क्राइसिस जो हमने देखा था, उसके लिए चाइना को काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया था। यानी चाइना को, रसिया को जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही है। और इस बीच इस मीटिंग में को करना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये मैसेज भी देता है कि कहीं ना कहीं जो वेस्ट है, यानी जो अमेरिका वगैरह की पॉलिसी है ये रसिया और चाइना के प्रति, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को झटका है। क्यों? क्योंकि रसिया जो यूएसए चाहता है वो चाहता है कि इंडिया इस मीटिंग में शामिल ना हो। और यूएसए ने ये भी कहा है कि जो भी और देश जो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं तो हमें मतलब कि उससे हम नहीं चाहते कि वो देश मीटिंग में शामिल हो। हालांकि देश मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं या मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो देश का ये सोवरन राइट है, उनका ये नेशनल इंटरेस्ट है, इसे इस कंटेक्स्ट में भी देखा जाना चाहिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया का एजेंडा है वो टेररिज्म की बात उठाना है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जो इंडिया का जो चाबहार वाला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था उस पर भी बात हो सकती है। तो देखते हैं कि इसमें इस मीटिंग में आगे क्या होता है, उसके बाद से इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से ये जो अगला न्यूज़ है वो आपका यहाँ पे अगला न्यूज़ जो है आपका, यहाँ पे देखते हैं ये है मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड। तो रसिया यूक्रेन वॉर में क्या हुआ था कि जो यूक्रेन में इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, मेडिकल वाले अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा था इसलिए वो भाग के इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आए तो जाहिर सी बात है कि वो कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, तो उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी अब वहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे तो उनका मेडिकल एजुकेशन छूटा। अब उनका फ्यूचर का क्या? अब इन्हें उनकी जो डिमांड है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, जो इंडियन एजुकेशन है, इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें इन्हें अलाउ करा जाए और इनकी जो बाकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करने के लिए। तो ये केस जो है वो सेंटर ने इस चीज़ को लेके, इस बात को लेके मना कर दिया कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। सेंटर ने अपने रीज़न भी दिए हैं कि क्यों हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो सेंटर ने बताया है कि पहली बात तो जो यहाँ पे एडमिशन होता है, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जो होता है मेडिकल में, वो नीट के थ्रू होता है। और दूसरी बात ये कि जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं, जो बाहर से वो करते हैं मेडिकल की ग्रेजुएशन, तो उनके साथ दिक्कत क्या है, वो अधिकतर वही लोग जाते हैं, वही बच्चे जाते हैं जो यहाँ पे नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और दूसरा एक एफोर्डेबिलिटी, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा आसान लगता है इसलिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने नीट पास करके एग्ज़ाम दिया है अपना, और जो यहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनके साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव होगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों एंगल को देखना जरूरी है। यहाँ पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे क्या एक्शन लेता है या सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड रहता है। आगे जो भी स्टैंड होगा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे फिर से। इसमें अगला आर्टिकल जो है वो आपका, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने देखा था कि आर्मेनिया और अजरबैजान, ये जो दोनों कंट्री हैं, ये कहीं ना कहीं रसिया के प्रो मानी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों कंट्री के बीच एक क्लैश बना हुआ है जिसमें 170 जो आर्मी के जवान हैं ये दोनों साइड से वो मारे गए हैं। तो वेस्ट कहीं ना कहीं, यूरोप जो है वो, यूएसए जो है वो कोशिश कर रहा है इनके बीच पीस इस्टेब्लिश करने की। यहाँ पे रसिया भी कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे इनस्टेबिलिटी होगी इस एरिया में तो वो रसिया को ज़्यादा नुकसान होगा, अमेरिका या यूरोप को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रसिया कहीं ना कहीं चाहता है कि जितना जल्दी हो सके इस जगह पे पीस इस्टेब्लिश करना। तो ये आर्मेनिया अजरबैजान के कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद से जो अगला आर्टिकल आता है वो है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पे एक फिच कंपनी है, फिच फर्म जो है, इसने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे उसको कहा इसने कि 2022-23 में, यानी 2022-23 में जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो रहेगा वो 7.8% रहेगा। लेकिन इसके बाद से इसने अपने इस फिगर को रिवाइज कर दिया है
और उसके बाद से उसने कहा है कि जो 7.8% से घटकर 7% रहेगा, यानी इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा वो 7% के साथ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंडिया की कम होगी, जीडीपी कम होगी। और इसमें इसने रीज़न भी दिया है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही है, और इस वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो पूरी तरह तबाह हो रहा है, और इस वजह से हम ये ग्रोथ रेट जो है वो कम देख सकते हैं। यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन भी रीज़न बताया गया है, और यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी रीज़न बताई गई है। तो ये सब है इस आर्टिकल के बारे में। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट था। बाकी एडिटोरियल पेज को हम अलग से देखेंगे, अलग से एक एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।